हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो आज जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, फिफ्थ सेम में आए हैं, उनके लिए हम कंट्रोल सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और उसका लेक्चर नंबर 1 हमारा रहेगा। और आज के लेक्चर में कंट्रोल सिस्टम में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, क्या क्या होते हैं एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, ये इसी का पार्ट है, इसी का क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा इनके एग्जाम्पल, और ये तीनों टॉपिक हमने डायरेक्टली सिलेबस से उठाए हैं, तो आपको ये भी आइडिया लगता रहेगा कि सिलेबस का कितना पोर्शन हमारा किस लेक्चर में कवर हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा नाम से। हर वो चीज जिसकी कंट्रोलिंग हमें करनी होती है, वहां पे कंट्रोल सिस्टम का यूज होता है। कंट्रोल मतलब आप मिसाइल लॉन्चर से लेके आप कोई सर्किट कंट्रोल करना चाहते हो, आपकी वॉशिंग मशीन, एसी, जितने भी ऑटोमेटिक चीजें आते हैं, सब में इसी कंट्रोल सिस्टम का यूज होता है। और ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बच्चों को हार्ड भी लगता है क्योंकि इसमें पूरी एनालिसिस है, बहुत बड़े बड़े ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और बिल्कुल अच्छे से हम इसको तैयार करेंगे ताकि आपको समझने में कोई भी इशू ना आए। ठीक है, बढ़िया सब्जेक्ट है, मतलब अगर आप ओवरऑल इस सब्जेक्ट को रेट करेंगे तो मैं इसको बहुत अच्छी रेटिंग दूंगा। ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी है। आगे जाके आपके हायर स्टडीज में, कॉम्पिटिशन्स में ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सब्जेक्ट ना आए। ये सब्जेक्ट तो आपके लिए रहने वाला ही है। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। जो आज से आपको ये कोर्स एप्लीकेशन में मिलना शुरू हो जाएगा, तो जितने भी बच्चे जो कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं वो एनरोल करा सकते हैं। दो तरीके से आप कोर्स को ले सकते हो, कॉम्बो पैक में ले सकते हैं। तो एक कॉम्बो पैक है जिसमें आप पूरे साल का कॉम्बो पैक लेंगे, फिफ्थ और सिक्स सेम का वो आपको कॉम्बो पैक मिल जाएगा। उसमें आपके 8 सब्जेक्ट रहेंगे, पूरे साल के लिए ये वैलिड रहेगा। दूसरा कॉम्बो पैक जो आपका केवल फिफ्थ सेम के लिए रहेगा, इसमें भी आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। कौन कौन से? पावर सिस्टम 1 आपको मिलेगा, कंट्रोल सिस्टम मिलेगा और इलेक्ट्रिकल मशीन 2 मिलेगा। ये आपके कोर सब्जेक्ट मिलेंगे। इसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, सीओआई और एआईटी के, जो एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है। और इसके अलावा जो डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप जो एप्लीकेशन है जहाँ पे कोर्स आप एनरोल करेंगे, वहाँ डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक बार आप वहाँ पे रिव्यू कर लीजिएगा कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं यूनिट 1 का। बेसिक यूनिट है। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम से, ये हम आज कवर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ये आप आज कवर कर लेंगे। एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस आज आप कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी एक दो टॉपिक हैं जो हम इसमें लेक्चर में एडिशनली कवर करेंगे, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन वहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। बीएसएस में ध्यान होगा, आपने एनालॉजी पढ़ी होगी, तो ये कुछ उसी तरह का है। ठीक है, उसी का ही पार्ट है वो। तो बीएसएस जब आपने पढ़ा है तो बीएसएस का यहाँ पे आपको काम आएगा। ठीक, तो वो एनालॉगी जो आपने पढ़ी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम की, वो आपको पढ़नी है। इस एनालॉगी में आपको ट्रांसफर फंक्शन भी निकालना सीखना है। उसके अलावा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ये टेक्निक थोड़ी सी लेंदी होती है, इसमें डायग्राम टू डायग्राम आपको बनाने पड़ते हैं। हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, कोई डेरिवेशन नहीं होता, बट डायग्राम से डायग्राम रिड्यूस करना होता है। तो ये टेक्निक है जो मैं आपको सिखाऊंगा। इसी तरह से एक और टेक्निक है सिग्नल फ्लो मेथड यूजिंग मैसन गेन फॉर्मूला। ये मेथड भी सेम है जिससे आप ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व कर सकते हो। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, जो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये पोर्शन बन रहेगा। सेकेंड पोर्शन में आप जो कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट हैं उनके बारे में समझेंगे, जैसे कि क्या क्या कंपोनेंट है, एसी और डीसी सर्वो मोटर क्या होती हैं कंट्रोल सिस्टम में, इसका क्या रोल होता है, कैसे इसको हम यूज करते हैं, सिंक्रोस क्या होते हैं, स्टेपर मोटर्स और टैकोमीटर। इन सब का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, मतलब यहाँ मशीन नहीं पढ़ना है, लेकिन इन सब की इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है कि किसकी क्या एप्लीकेशन है कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। कंट्रोल सिस्टम क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ प्लान्ड मैनर wherein each element cause an effect to produce a desired output। यानी कि आपको कुछ सर्टेन आउटपुट चाहिए, उस आउटपुट के लिए आप कुछ एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सिस्टम डिजाइन करते हो। उस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? कंट्रोल सिस्टम बोल देते हैं। जैसे अगर मुझे गर्मी लग रही है और मुझे ठंडक चाहिए तो मैं एसी को चलाना चाहता हूं, तो एसी मेरी डिजायर्ड वैल्यू क्या होगी? टेम्परेचर।
उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए मैंने एक मशीन डिजाइन करी जिसमें एक कंप्रेशर लगाया, एक कूलिंग रॉड्स लगाई, गैस का यूज किया, एयर आएगी कूलिंग रॉड पे पड़ेगी, वो ठंडी होगी, ठंडी होके आपके कमरे में जाएगी और आपके कमरे को ठंडा करेगी। लेकिन वो कितना ठंडा करेगी? जितना टेम्परेचर आपने उसमें सेट कर दिया। उसके बाद आप ये चाहते हैं कि जैसे टेम्परेचर सेट हो जाए वो बंद भी हो जाए, तो आपने क्या किया? उसमें एक सेंसर लगा दिया। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलके हम लगा रहे हैं ताकि हमको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए, जो हम चाह रहे हैं कमरे को ठंडा करना वो हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा? एक कंट्रोल सिस्टम। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन, ठीक है, आपने कपड़े धोने, टाइमर सेट कर दिया 30 मिनट का, वॉशिंग मशीन चली, कपड़े धो दिए, उसके बाद कपड़े सुखा दिए, आपका काम खत्म। ये कंट्रोल सिस्टम है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि एक ही चीज लग रही है, इसके अंदर मोटर भी लग रही है, इसके अंदर टाइमर भी लग रही है, इसके अंदर प्रोसेसर भी लग रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसमें लग रही हैं। ये सब मिलके एक कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे सब सिस्टम से मिलके एक कंट्रोल सिस्टम बन जाता है, जहां पे आप कुछ डिजायर्ड आउटपुट लेना चाहते हो। ठीक है, ए सिस्टम विच कंट्रोल द आउटपुट क्वांटिटी इज अ कंट्रोल सिस्टम। जहां पे आप आउटपुट को कंट्रोल करा सकते हो तो क्या बोलते हो? कंट्रोल सिस्टम। आपने इनपुट दिया, कंट्रोल सिस्टम के थ्रू पास कराया, अब आपको कंट्रोल्ड आउटपुट मिलता है। इस आउटपुट को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है। क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में एक बार जानते हैं। कंट्रोल्ड वेरिएबल। कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या है? वो वेरिएबल जिसको हमें कंट्रोल करना होता है। ठीक है, इट इज द क्वांटिटी और कंडीशन दैट इज मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड। ऐसी क्वांटिटी और ऐसी वैल्यूज जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड वेरिएबल। दूसरा, कंट्रोलर। अब जो वेरिएबल जिनको कंट्रोल करना चाहते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? उनको कंट्रोल करने का काम करेगा कंट्रोलर। तो जैसे आपने माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़ते हैं, ठीक है, या आप आज की डेट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आईओटी चल रहा है, पीएलसी चलता है, दीज ऑल आर कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर हो गए, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, सब क्या कंट्रोलर ही तो हैं। इन सब से क्या करते हैं? आप कंट्रोलिंग ही तो करते हैं। तो वो सब क्या है? कंट्रोल है। कंट्रोल कंट्रोलर आप इसको बोलते हैं, राइट। और इन्हीं से आप सारी चीजें करते हो, कितना डिजायर्ड वैल्यू चाहिए मुझे, कितने पे लिमिट रखना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो सारी चीजें ये कंट्रोलर ही डिसाइड करता है। तो बेसिकली आप आज की डेट में अगर एडवांस कंट्रोलर की बात करें तो उसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, चाहे वो आपकी आईओटी हो, चाहे वो आपका रेस्पबेरी पाई हो, चाहे वो आपके पीएलसीज हो, चाहे वो आपके कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स हो, सबको प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कंट्रोल कर ले जाते हैं। तो ये सब कंट्रोलर ही होते हैं। और भी इसमें तो आपको नहीं पढ़ना ये सब चीजें, बट कंट्रोलर ये होते हैं। के बाद बात करते हैं प्लांट की। प्लांट क्या होता है? इट इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विच इज सेट ऑफ अ मशीन पार्ट्स फंक्शनिंग टुगेदर। भाई कंट्रोलर का काम है इंस्ट्रक्शन जनरेट करना, ऐसे ऐसे काम करने, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? उन फंक्शंस को कंट्रोलर ने बताया कि अगर इतना स्टीम जनरेट करना है तो इतना पानी आना चाहिए, लेकिन वो पानी को लेके कौन आएगा? उसकी स्टीम बनाएगा कौन? वो सब काम किसका होता है? प्लांट का। तो प्लांट में क्या होगा? जो एक साथ वर्क करते हैं कंट्रोलर के साथ, इसका पर्पस क्या है? एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना। जैसे फर्नेस हो गया, स्पेसक्राफ्ट हो गया, ये सब चीजें क्या है? सब प्लांट के एग्जाम्पल। के बाद बात करते हैं सिस्टम। तो सिस्टम तो वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट इज नोन एज सिस्टम। और अगर उसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो तो कंट्रोल सिस्टम है, अदरवाइज अनकंट्रोल्ड सिस्टम। के बाद डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस क्या है? जो आउटपुट आपको मिल रहा है, एक ऐसा सिग्नल जो आपके आउटपुट की वैल्यू को अफेक्ट कर दे। तो मान लीजिए आप अच्छा खासा बैठे हैं तालाब के किनारे, बिल्कुल शांत तालाब है, और किसी ने उसमें कंकड़ मार दिया, तो वेव्स जनरेट होंगी। तो वो जो कंकड़ था ना, उसने उसमें एक डिस्टरबेंस पैदा कर दिया। तो जो आउटपुट था वो स्टेडी था, वो चेंज होने लगा। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपके सिस्टम के आउटपुट को चेंज करने लगे अचानक से, तो हम क्या बोलते हैं? डिस्टरबेंस बोलते हैं। अब अगर वो सिस्टम के अंदर से जनरेट हो रहा है तो वो इंटरनल डिस्टरबेंस है। लेकिन अगर वो सिस्टम में बाहर से जनरेट होके आ रहा है, बाहर से कोई डिस्टरबेंस आपको मिल रहा है, तो वो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस है। ठीक है, बात करते हैं फीडबैक कंट्रोल की। फीडबैक क्या होता है? इट इज एन ऑपरेशन दैट in the presence of disturbance tends to reduce the difference between output of a system and some reference input। अब जैसे ही सिस्टम में डिस्टरबेंस आता है, हम क्या चाहते हैं? कि हमारा सिस्टम इतना कैपेबल हो कि उस सिस्टम में जो डिस्टरबेंस आया उसको डिटेक्ट करे, उसकी इंफॉर्मेशन इनपुट के पास पहुंचाए, और फिर उसके हिसाब से इनपुट को रेगुलेट कराए, ताकि वो जो डिस्टरबेंस आया वो जल्दी से जल्दी सिस्टम से आउट हो जाए। तो ये जो काम करता है ये किसके थ्रू होता है? फीडबैक के। डिस्टरबेंस आया, किसी ने जाके बताया,
तो जो खबरी का काम करता है ना, वो खबरी क्या है, बेसिकली फीडबैक है। पुराने समय में खबरी होते थे, वो क्या थे, बेसिकली फीडबैक सिस्टम था। राजा ने अपना छोड़ रखा है, आउटपुट पे क्या हो रहा है, दूसरे देश में क्या हो रहा है, वहां की खबर ला ला के इधर बताता रहेगा और उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि राजा पे, आप पे हमला होने वाला है। राजा ने कहा अच्छा हम पे हमला होने वाला है, ठीक है, अपनी जो दूसरी जगह की सेना थी वो भी यहाँ खड़ी कर दो लाके। तो उन्होंने इनपुट को चेंज कर दिया। तो हम जब आउटपुट के हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसके हिसाब से हम इनपुट को चेंज करते हैं, ताकि जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको मिल पाए। ये काम कौन करता है बेटा, फीडबैक सिस्टम करता है। और दूसरा सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म क्या है, ये भी एक तरह का फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, जो कुछ मैकेनिकल पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इस टाइप के जो आउटपुट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बार बार घूम फिर के आपको कंट्रोल सिस्टम में सुनने को और पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए जनरली हम कंट्रोल सिस्टम को दो टाइप से डिफाइन करते हैं, और ये देखो क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम लास्ट ईयर आया भी था। क्या पूछा था, टाइप एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। क्या क्या होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये चीज तो सिलेबस में भी लिखी मिल जाए। अब ये होते क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, ये कंट्रोल तो हम करते हैं, लेकिन आउटपुट से कोई मैसेज वापस नहीं आता है। हमने कंट्रोल तो किया हुआ है, लेकिन आउटपुट से कुछ फीडबैक नहीं आएगा। जो चल रहा है वो चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको ओपन लूप बोलते हैं। इसमें कोई भी लूप नहीं बनता है। आपने एक इनपुट दिया, वो कंट्रोलर को गया, कंट्रोलर ने उसको प्लांट में भेजा, वहां पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको प्रोसेस कराया, प्रोसेस कराने के बाद आपका आउटपुट पे चला गया। तो कंट्रोलर भी है, कंट्रोल्ड प्रोसेस भी है, आउटपुट जो है वो आपका कंट्रोल्ड आउटपुट है। लेकिन यहां पर क्या है, फीडबैक नहीं मिल रहा है। फीडबैक नहीं मिल रहा है तो मैं परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर सकता, मैं उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर सकता। तो हम क्या कह सकते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम यूटिलाइज ए कंट्रोलर और कंट्रोल एक्चुएटर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रेस्पॉन्स। डिजायर्ड रेस्पॉन्स हमारा यहां पर मिल रहा है, ठीक है, यहां हमें डिजायर्ड रेस्पॉन्स मिलेगा बेटा, तो हम आउटपुट बोल रहे हैं। आउटपुट हैज नो इफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन। इन अदर वर्ड, आउटपुट इज नाइदर मेजर्ड नॉर फीडबैक। मतलब इस आउटपुट में क्या आउटपुट मिल रहा है, ये जानकारी हम अपने इनपुट को नहीं भेज रहे हैं। तो इसमें जो एक बार शुरू हो गया प्रोसेस, वो चलता चला जाएगा। अगर मान लो ये सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ मशीन का पार्ट बना रहे हो और आप एक नट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा नट बोल्ट बना रहे हो, उसमें आपको 15 चूड़ियां रखनी थी। ठीक है, 15 उसमें चूड़ियां आपको रखनी थी। अब वो गलती से 14 आने लगी, तो ये इसको पता नहीं चलेगा कि 14 चूड़ियां बन रही है, जो मुझे 15 बनानी थी। अब ये 14 ही बनाता चला जाएगा। ये इसके साथ में एक छोटी सी ड्रॉबैक रहती है, क्योंकि आउटपुट से फीडबैक होके नहीं आ रहा। अब वहीं अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दूं कि ये उस इंफॉर्मेशन को इसको बता दे, और फिर ये इनपुट को इंप्रूव कर दे कि भैया मशीन को स्लो करो, ठीक है, मशीन ज्यादा फास्ट चल रही है, जल्दी चूड़ी काट रही है, वहां पे 14 बन रहे हैं तो यहाँ 15 बनने चाहिए, तो फिर ये करेक्ट होना शुरू हो जाए। तो फीडबैक से क्या होता है, आपका आउटपुट इंप्रूव हो जाता है, बट ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। ठीक है, अभी ओपन लूप पे रहते हैं। सिंस इन द सिस्टम रेफरेंस इनपुट इज नॉट कंपेयर्ड। रेफरेंस इनपुट को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। फॉर ईच रेफरेंस इनपुट देयर इज अ फिक्स ऑपरेटिंग कंडीशन। जो मैंने अभी बताया, अगर 14 चूड़ियां निकल के आ रही है नट बोल्ट की, तो वो 14 ही चलती रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देयरफॉर द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन कैलिब्रेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो इसकी एक्यूरेसी है, इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो, आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको पहले ही आपने अच्छे से कैलिब्रेट कर रखा है। अगर वो अच्छे से कैलिब्रेटेड नहीं है और उसके आउटपुट में कुछ एरर आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी, आपका पूरा जो प्रोडक्शन है वो गड़बड़ होने लगेगा। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ ओपन लूप इज सेवरली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टर्बेंस। अच्छे से अब समझिए, इसको डिस्टर्बेंस आएगा तो ये डिस्टर्ब होगा, फीडबैक है नहीं तो ये इतनी आसानी से उसको रिमूव नहीं कर पाएगा, और वेरिएशन इन ऑपरेटिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लो। अब आपके घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, आप कहोगे सर पूरी फुल्ली कंट्रोल्ड मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है हमारे पास तो। लेकिन आपकी वो मशीन है जो है, उसमें आप कपड़े डालते हो गंदे, आपने उसमें टाइमर सेट कर दिया 30 मिनट का। अब इस बात की क्या श्योरिटी है कि 30 मिनट में उसने अपने आपके कपड़ों को बढ़िया से साफ कर दिया।
हो सकता है आपके कपड़े साफ ना हुए हों, या आपने उसको ड्रायर में भेज दिया, हो सकता है कपड़े पूरी तरह से ना सूखे हों, 10 मिनट का टाइमर आपने रखा बट 10 मिनट में नहीं सूखे हों। तो ये कोई फीडबैक इनपुट मशीन के पास नहीं, होना तो ये चाहिए था, आपने कपड़े डाले, टाइमर सेट नहीं किया, मशीन ऑटोमेटिकली उस हिसाब से चल रही है कि अगर 20 मिनट में मेरे कपड़े धुलने तो 20 मिनट में धुल जाएं। उसको सेंसर होना चाहिए कि कपड़े आपके अच्छे से धुल गए, वो इस चीज को आइडेंटिफाई करे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो उसका ड्रायर ऑन करे, और जब कपड़े पूरी तरह से सूख जाए वो उसकी ड्राइनेस को चेक करे और फिर उसको वो बंद कर दे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपने टाइम दिया है कि 30 मिनट 10 मिनट इतनी देर तक कपड़े धुलने चाहिए, इतनी देर तक ड्रायर चलना चाहिए। अब मशीन को इससे मतलब नहीं है कि 30 मिनट में आपके कपड़ों की गंदगी साफ हो गई कि नहीं हुई। हो सकता है पूरे साफ हो गए, हो सकता है कोई रह भी गया। कपड़ों मशीन को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके कपड़े पूरी तरह से ड्राई हुए या नहीं हुए। उसका काम है बस 10 मिनट चलना, 10 मिनट में जितना ड्राई हो जाएगा हो जाएगा। तो ये फुल्ली कंट्रोल नहीं है, ये ओपन लूप है। क्यों? क्योंकि जो आउटपुट है, आउटपुट क्या है? कपड़ों की साफ सफाई, कपड़ों की ड्राइनेस, वो अचीव हुई कि नहीं हुई, ये मशीन को फीड नहीं हो रहा है वापस, तो मशीन उसी हिसाब से काम नहीं करेगी। तो ये जो एग्जांपल होता है वॉशिंग मशीन का, ये भी कैसा एग्जांपल है आपका? एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। आप यहां से इनपुट देते हैं टाइमर के थ्रू, हीटिंग एलिमेंट अगर आप ड्राई करना चाह रहे हैं तो हीटिंग एलिमेंट कितना हीट करेगा, वो इसको कपड़ों को सुखाने की कोशिश करेगा। अब एक्चुअल आउटपुट आपका टाइम के हिसाब से आएगा, कितने वो ड्राई हुए हैं, कितने कपड़े ड्राई हुए हैं, ये चेक करने का कोई सिस्टम नहीं होता है। यू जस्ट फिक्स द टाइम, ठीक है, थ्रू टाइमर, और उस टाइम में जितना भी वो सूखे होंगे वो उतना ही सूखे। तो ये कैसा सिस्टम हुआ है? ओपन लूप सिस्टम हुआ। तो वॉशिंग मशीन द एग्जांपल ऑफ ओपन लूप सिस्टम। सिमिलरली आप एक टोस्टर का एग्जांपल ले सकते हो। भाई जैसे ये टोस्टर है, अब इस टोस्टर में हमने क्या टाइमर का लेवल सेट कर दिया कि 1 मिनट में मेरा टोस्ट बन जाए। अब मैंने इसके अंदर घी बटर लगा के ब्रेड डाल दी। अब 1 मिनट में जितना सिकना है ये सिकेगा और 1 मिनट के बाद ही बाहर निकलेगा। जबकि अगर ऐसा होता कि हम ये सेट करते कि भाई जब ये जो टोस्ट है मेरा इतना सिक जाए, जब ये अच्छे से सिक जाए, तो जो उसकी बेक होने का टाइम है वो जब कंप्लीट हो जाए अपने आप, जब वो सेंस कर ले कि ये बेक हो गया, अच्छे से सिक गया है, तब वो अपने आप बाहर आए, तो वो क्लोज लूप हो जाता है। लेकिन उसके लिए फीडबैक चाहिए, वो बार बार इनपुट को बताएगा कि भाई अभी नहीं हुआ, अभी कच्चा है ब्रेड, अभी कच्चा है ब्रेड, अभी कच्चा है, अब सिक गया, बंद कर दो। तो ये क्लोज लूप होता है। लेकिन अभी क्या है, आपने जस्ट टाइम सेट किया है, तो एक टाइम के बाद वो सिक के निकल जाएगा बाहर, जितना भी वो सिका वो आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल किसका हुआ? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ब्रेड टोस्टर लिया। हैंड ड्रायर जो होते हैं, जो आपने देखा होगा मॉल वगैरह में आप जाते हो वॉशरूम में, वहां पे एक मशीन लगी होती है, उसके नीचे गीले हाथ करो, हवा चलती है गरम गरम और वो आपके हाथ सूख जाते हैं। तो वो आप उसके नीचे हाथ रखे रहो, अगर सूखे हाथ भी रखोगे तो भी वो चल जाएगी, जबकि उसका आउटपुट होना चाहिए गीले हाथों को सुखाना। तो उसको इस बात से मतलब नहीं है कि आपके हाथ सूख चुके हैं या अभी भी गीले हैं और मशीन बंद हो गई। कई बार ऐसा भी होता है ना, आपने हाथ लगाए, हाथ पूरी तरह सूखे भी नहीं और मशीन बंद हो गई। तो वो आपके ड्राई हैंड को, वेट हैंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसने तो बस ये सेंस किया कुछ हाथ आया नीचे, उसको चलना है, बात खत्म, फीडबैक नहीं जा रहा है। ये भी कैसा एग्जांपल हुआ आपका? एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल हुआ। ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल ले लीजिए आप। जब आप ट्रैफिक लाइट पे जाते हो तो वहां टाइमर लगा होता है, आप खड़े हो, आपके अलावा कोई नहीं खड़ा रेड लाइट पे, तब भी टाइम अगर 30 सेकंड का है तो वो रेड लाइट 30 सेकंड तक बनी रहेगी। भाई जब कोई है नहीं, रात के 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो आपको वो देखे कि एक आदमी है, एक आदमी है तो फटाफट निकालो इसको, भीड़ तो है नहीं। तो अगर आपका सिस्टम इस तरह का है तब वो क्लोज लूप है। अब जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें ये सब काम हम कर रहे हैं, वो ह्यूमन को इंटरफेस करते हैं, एआई के थ्रू जो चल रही है चीजें, कि वो लोगों को डिटेक्ट करते हैं कितने लोग खड़े हैं, अच्छा इतने लोग खड़े हैं, कम लोग हैं तो 10 सेकंड का टाइम डाल दो, बहुत ज्यादा लोग हैं तो 20 सेकंड का टाइम डाल दो। तो पॉपुलेशन के हिसाब से वो फीडबैक बेस्ड हो गया। यहाँ पर क्या, अभी कोई फीडबैक नहीं है, फिक्स टाइम है, 10 सेकंड के लिए रेड लाइट होनी है, 20 के लिए होनी है, आप जाओ उतनी देर आपको रुकना पड़ेगा, चाहे ट्रैफिक हो चाहे ट्रैफिक ना हो। तो वहां से कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो इट इज ऑल्सो ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब यहां से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर ये ओपन लूप है तो फिर क्लोज लूप में क्या चल रहा होगा। तो क्लोज लूप में क्या चल रहा होगा? क्लोज लूप में फीडबैक चल रहा होगा। आपने इनपुट दिया, कंपैरेटर के पास गया, कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर ने प्रोसेस कराया, आउटपुट गया, लेकिन ये आउटपुट कंटिन्यूअसली मेजर होके कहां जा रहा है? वापस कंपैरेटर पे जा रहा है। कंपैरेटर क्या कर रहा है? इस आउटपुट को और इस इनपुट को कंपेयर कर रहा है। सपोज ये अगर आई आर है
और ये बी है, तो ये ई होगा, ई यानी कि एरर, और ये आर माइनस बी, ये यहाँ पर चेक करेगा कि भाई कितनी एरर आ रही है, मुझे जो आउटपुट आउटपुट चाहिए था क्या वो आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक मैं स्टीम इंजन चला रहा हूँ और उस इंजन को चलाने के लिए मुझे पर्टिकुलर टाइम अमाउंट की स्टीम चाहिए, अब ये इंजन यहाँ से फीडबैक भेज रहा है कि अभी मुझे इतनी स्टीम नहीं मिली कि मैं चल पाऊँ, वो फीडबैक गया, उसने बताया कि भाई स्टीम कम जा रही है, ये इनपुट क्या करेगा, वाल्व को और खोल देगा या भट्टी में जो टेम्परेचर था उसको और बढ़ाना शुरू करेगा ताकि जो स्टीम है वो ज्यादा बने और ज्यादा बन के फिर यहाँ जाए और ये चलने लगे। ये तब तक करता रहेगा जब तक ये डिजायर्ड वैल्यू नहीं आ जाती, और जैसे डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एरर कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये फीडबैक करके बता रहा है और ये इसका एग्जैक्ट कंट्रोल सिस्टम होता है। ये एक समेशन पॉइंट होता है। ठीक है, यहां से इनपुट गया, यहां से फीडबैक सिग्नल आउटपुट से आता है, यहां पर कंट्रोल एक्शन होगा, और फीडबैक और इनपुट इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारी एरर होता है, और ये एरर फिर बार बार कंट्रोल एक्शन पे जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट चेंज होगा, तब यहां से हमें एग्जैक्ट डिजायर्ड वैल्यू मिलेगी जो हम चाहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ क्लोज लूप एग्जांपल लेते हैं इसके कंट्रोल सिस्टम के। जैसे एक एग्जांपल हो गया आपका मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, जो S-400 है, वो भी एक तरह का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन उसमें पार्ट क्या क्या होते हैं, एक तो डिटेक्ट कर रहा है, एक तो कंटिन्यूसली कोई प्लेन आ रहा है, कोई सामने से मिसाइल आ रही है, कुछ आ रहा है, उसको डिटेक्ट कर रहा है। तो जो रडार है उसका काम है ये डिटेक्शन सिस्टम, उसने क्या किया, उसको डिटेक्ट किया, उसकी पोजीशन को डिटेक्ट किया। अब पोजीशन डिटेक्ट करने के बाद उसने तुरंत इंफॉर्मेशन भेजी किसको, कंट्रोल सिस्टम को। कमांड जो कंट्रोल सिस्टम को इंफॉर्मेशन भेजी कि इस पोजीशन पे मिसाइल आ रही है, उसने तुरंत अपने S-400 को भेजा। S-400 ने क्या किया, तुरंत यहां से एक मिसाइल लॉक की उस कोऑर्डिनेट पे और लॉन्च कर दी। अब ये जो मिसाइल जा रही है इसको गाइड कौन कर रहा है, ये रडार, कि ये मिसाइल यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। तो आपने देखा होगा कई बार मिसाइल रास्ते में पाथ चेंज कर लेती है, तो वो सब क्या हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। मिसाइल ऐसे गई और फिर ये इधर की तरफ चली गई, तो ये जाके अपने टारगेट को एग्जैक्टली हिट करती है। क्यों, क्योंकि उसे कंटिन्यूअसली फीडबैक मिल रहा है कि अब उसकी क्या पोजीशन है। तो मिसाइल गाइडेंस हुआ, डुअल सोलर ट्रैकिंग हो गई कि किस समय पे मुझे ज्यादा सन की लाइट मिल सकती है, उसके हिसाब से सोलर पैनल अपने आप सन की डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो वो सब क्या है, फीडबैक बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है। ठीक, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लेवल कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है कि मान लो टंकी से पानी चल रहा है, एक फिक्स लेवल तक पानी जब भर जाएगा तो ये लेवल सेंसर सेंस करेगा कि भाई यहाँ तक आ गया है, लेवल ट्रांसमीटर बताएगा, आगे कंट्रोल तक जाएगा, कंट्रोल आगे जाएगा इसको बता देगा, और जब ये भर जाएगा पूरा तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, या आप कोई और काम करना चाहते हो, आप यहाँ से फ्लो को बंद कराना चाह रहे हो, तो जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी लेवल फुल हो गया, ये इसको बंद करा देगा। तो कंटिन्यूसली ट्रैकिंग हो रही है, जो आउटपुट मिल रहा है हमें उसकी कंटिन्यूसली ट्रैकिंग हो रही है और वो इनपुट को भेजी जा रही है फीडबैक करके। इस तरह के जो सिस्टम होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन हुआ। अब इसमें क्या है, आपने टेम्परेचर को सेट कर दिया कि भाई इतना टेम्परेचर होना चाहिए कपड़ों को प्रेस करने के लिए, तो जब जैसे वो टेम्परेचर पहुंचेगा वो काम करना बंद कर देगा। तो वो टेम्परेचर का फीडबैक तो जा रहा होगा ना हीटर को, जो हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है तो वो गर्म हो रहा है हीटिंग एलिमेंट, वो टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, सेंस कर रहा है, जैसे ही वो टेम्परेचर आपको डिजायर्ड मिल जाएगा तुरंत आपको क्या हो जाएगा, आप उसको बंद कर दें। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, क्लोज लूप का। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो घरों में स्टेबलाइजर लगे होते हैं वो क्या करते हैं, वोल्टेज को डिटेक्ट करते हैं, कम आ रहा है तो बढ़ा देते हैं, ज्यादा आ रहा है तो घटा देते हैं। तो वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि फीडबैक मिल रहा है कि भाई इतना इनपुट आ रहा है, मुझे इतना चाहिए डिजायर्ड वैल्यू, आप इसको थोड़ा सा कम करिए। वो भी क्या है, आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। ठीक, वाटर लेवल का मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया, मिसाइल लॉन्चर का एग्जांपल मैंने आपको समझाया, एसी का एग्जांपल आप समझ लीजिए, आपने एसी का टेम्परेचर सेट कर दिया। ठीक है, अब आपका जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से एसी काम करती रहेगी, और एक टेम्परेचर सेंसर एसी में लगा होता है, वो कंटिन्यूअसली ये सेंस करता रहेगा कि फिलहाल रूम का टेम्परेचर क्या है, और वो फीड करता रहेगा कंप्रेसर को। कंप्रेसर ऑन रहेगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, अब मान लीजिए आपने 27 डिग्री का सेट किया था और कमरे का भी 47 डिग्री हो गया, तो एरर हो गई 0। जैसे ही ऐसा होगा आपका सिस्टम काम करना बंद कर देगा, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से एसी का भी सिस्टम जो है वो एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल। ये चीज क्लियर हुई। ओपन लूप और क्लोज लूप में क्या होता है, एक क्वेश्चन बेटा यहां से आपका आता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है, ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। ठीक है,
हाईली एक्यूरेट, कोई भी एरर यहाँ पे नहीं होती है, धीरे धीरे एरर को हम खत्म कर देते हैं। ऑटोमेशन को ये अलाउ करते हैं, फैसिलिटेट ऑटोमेशन, आप ऑटोमाइज कर सकते हो किसी भी सिस्टम को। सेंसिटिविटी आप कम कर सकते हो सिस्टम की, जिससे वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसमें कम नॉइज होता है, ठीक है, क्योंकि लॉसेस कम होते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है? खर्चा ज़्यादा लगता है भाई, आपको सिस्टम बढ़ाने पड़ेंगे ना, एक फीडबैक एलिमेंट आपका बढ़ गया, खर्चा तो बढ़ेगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है, एक तो ये महंगा हो जाता है, दूसरा इसका डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब चूंकि डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड है तो इसका मेंटेनेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, इसका मेंटेनेंस भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फीडबैक की वजह से कई बार रेस्पॉन्स जो होता है वो ऑक्सीलेटरी होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेबिलिटी भी इसमें थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कंटिन्यूसली काम हो रहा है। ओपन लूप के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी इसमें कम होती है। डिफरेंस कई बार पूछ लेता है आपसे, इस तरह से आप डिफरेंस भी बता सकते हो। अब यहाँ हालांकि हमने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है कि ओपन लूप में हमारी परफॉर्म एक्यूरेटली इफ इट इज कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेशन इज गुड, इफ द कैलिब्रेशन इज नॉट परफेक्ट इट परफॉर्मेंस विल गो डाउन। तो मैंने आपको समझाया अभी, अगर कैलिब्रेशन ठीक है तो आउटपुट मिलता रहेगा, अदरवाइज सही से नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फीडबैक हो रहा है, तो अगर वो 15 की जगह 14 चूड़ी निकाल रहा था, पहले स्टेप में पता चल जाएगा और अगले स्टेप में वो उसको इम्प्रूव कर लेगा। यहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। दूसरा, ये आसान होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, सस्ता होता है, वो महंगा होता है, ये कम ज़्यादा स्टेबल होता है, वो कम स्टेबल होता है, इसमें फीडबैक नहीं होता है, इसमें फीडबैक होता है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, कोल हीटिंग, वॉशिंग मशीन। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो एसी का, प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, स्पीड कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फीडबैक। भाई फीडबैक तो हमने बता दिया, तो लेकिन ये फीडबैक होते कितने तरीके के हैं? तो जनरली दो तरीके के फीडबैक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो आपका आउटपुट है उसमें फीडबैक गेन होगा और वो फीडबैक ऐड हो जाएगा। अगर वो ऐड हो रहा है, ये क्या कहलाता है? मेरा पॉजिटिव फीडबैक। और अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कहलाता है निगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो जो पॉजिटिव फीडबैक है, ये आउटपुट जो है इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें आउटपुट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट जब हम इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन में हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, कैसे बनाते हैं। फिलहाल के लिए आप केवल इतना समझ लीजिए, ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, इसी फंक्शन में आउटपुट अपॉन इनपुट, अगर लाप्लास फॉर्म में हमने आउटपुट निकाला है और लाप्लास में इनपुट है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इज ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का, कि ये कहलाता है ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन, ये कहलाता है फीडबैक गेन, ठीक है। तो ये निकल के आता है जी अपॉन 1 माइनस जी एच, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ माइनस आता है और निगेटिव फीडबैक में यहाँ पर प्लस आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जी अपॉन 1 माइनस जी एच, और निगेटिव में 1 प्लस जी एच आ जाता है, ठीक है। जी क्या है आपका? ओपन लूप गेन है, एच क्या है आपका? फीडबैक गेन, पॉजिटिव फीडबैक गेन, राइट। तो दीज आर दी टाइप ऑफ फीडबैक। ये समेशन पॉइंट है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब आर और एच प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस, यानी कि ये और ये वाला जो इनपुट यहाँ आ रहा है ये माइनस हो रहा है। अब आप इसमें थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ फीडबैक देख लेते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे। मान लीजिए ये कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ से इनपुट आर एस है, ये क्या है? इनपुट है, ठीक है, आर एस। यहाँ से इनपुट गया, ये आउटपुट जी एस को गया, ये आपका आउटपुट है सी एस, ये क्या है? आउटपुट है। अब ये आउटपुट हमने फीडबैक कर दिया एच एस के थ्रू, ये सिग्नल मेरा कहलाएगा बी एस, सिग्नल मेरा क्या कहलाएगा? बी एस। अब ये बी एस सिग्नल मेरा गया, तो बी एस कितना हुआ? सी एस तो यहाँ से आ रहा है और ये एच एस है, तो यहाँ कितना मिलेगा? सी एस इंटू एच एस। बी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप देखिए, बी एस इक्वल टू हो गया सी एस इंटू एच एस। आउटपुट यहाँ से आ रहा है सी एस, इसको अप्लाई कर रहा है, अब ये इसमें से होके जा रहा है, ये गेन उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी एस इंटू एच एस इक्वल टू कितना आ गया? बी एस। ये पहली इक्वेशन आ गई। सी एस जो मेरा है वो तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता ही है, सी एस अपॉन आर एस मेरा ये ओपन लूप गेन होता है। एरर सिग्नल यहाँ मुझे मिलेगा, ये मेरा एरर सिग्नल है, तो ये कितना हो जाएगा? आर एस माइनस बी एस। आर एस में से ये घटा दो, मुझे ई मिलेगा, ये मेरा ई एस हो गया। ये मेरी तीन इक्वेशन इस डायग्राम से मुझे समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा?
GS इक्वल टू हो जाएगा GS इंटू RS। GS क्या है? ओपन लूप गेन, इनपुट से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। तो CS इक्वल टू GS इंटू ES, आउटपुट जो है GS इंटू ES, ये आपका आउटपुट मिले। अब यहां से GS की वैल्यू हमने रख दी और ES की वैल्यू यहां से उठा के रख दी, ठीक। BS में आया यहाँ पे, BS की वैल्यू भी हमने HS इंटू CS रख दी। अब ये वैल्यू आ जाएगी पूरी GS इंटू RS माइनस S HS और CS। अब ठीक है, इसको माइनस टर्म को इधर ले जाओ तो CS कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 1 प्लस GS HS, वो नीचे आ गया और ऊपर GS है ही, RS को इधर ले जाओ तो CS अपॉन RS क्या आ जाएगा? ये यही होता है बेटा हमारा ट्रांसफर फंक्शन T, ये होता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन T। तो दिस इज दी फीडबैक बेस्ड, एक हमने कंट्रोल सिस्टम लिया, उसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया। चूंकि ये नेगेटिव फीडबैक था, देखो यहाँ पर पॉजिटिव आया, अगर इसको पॉजिटिव लेते तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता, बस इतना फर्क आता, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन। अब इसमें हम देखें जो ओपन लूप गेन था, अगर ये फीडबैक ना होता तो केवल GS होता। अभी क्या है हमारे पास? GS अपॉन ये टर्म आ रही है, तो गेन में जो चेंज आया, जो ट्रांसफर फंक्शन में चेंज आया, उसमें डिवाइड होने लगा, यानी कि कम हो गया। तो इसी के बेस पे हम कुछ आउटपुट निकालते हैं। भाई इस ट्रांसफर फंक्शन में फीडबैक लगाने के बाद जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन बना, पहले क्या था? पहले तो सिंपल GS था, आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू GS। अब हो गया GS अपॉन 1 प्लस GS HS। अगर आप ओपन लूप की बात करोगे तो ओपन लूप में कितना हो गया? GS, और क्लोज लूप में कितना हो गया? GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS, 1 प्लस GS। तो इसके बेस पे हमने कुछ पैरामीटर्स को कंपेयर किया। जैसे ओवरऑल गेन की बात की तो ओवरऑल गेन हमारा डिक्रीज होता है, पहले कितना था? GS, अब इसमें डिवाइड हो रहा है कोई चीज, जब डिवाइड कर रहे हो तो कम ही होगा, यानी कि ये इस फैक्टर से रिड्यूस होने लगता है। तो ओवरऑल गेन क्लोज लूप में हमारा कम होने लगता है, घटने लगता है। बात करें अगर बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ बढ़ने लगती है क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ती है, अब हम उसको ज्यादा वाइड रेंज तक यूज कर सकते हैं। सेम सिस्टम जो पहले था उसको हम ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं कर सकते क्योंकि आउटपुट में गड़बड़ हो जाएगी और वो हमें पता नहीं चलेगा। बट यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली फीडबैक मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको रेंज को बढ़ा सकते हैं, एक बड़ी रेंज के लिए उसको हम ये समझिए कि यूज कर सकते हैं कंट्रोल सिस्टम को। तो जो हमारी बैंडविड्थ है उसको यूज करने की जो रेंज है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, इट मींस बैंडविड्थ उसकी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी इंप्रूव करेगी क्योंकि आपको फीडबैक मिल रहा है, आपका सिस्टम जो है वो पहले से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब उसमें एरर कम आएगी, ठीक है, तो ये स्टेबलाइज करने के काम आता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी एक ऐसा पैरामीटर है जो फिर से डिक्रीज करने लगता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? जो सेंसिटिविटी है 1 अपॉन 1 प्लस GS, जैसे जैसे G इंटू H आपका बढ़ेगा वैसे वैसे सेंसिटिविटी आपकी घटना शुरू हो जाएगी। सेंसिटिविटी तो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो सिस्टम जो है वो ज्यादा रोबस्ट होगा, लेस अफेक्ट होगा बाय कंपोनेंट वेरिएशन, जैसे रेजिस्टेंस वगैरह जो होता है टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है, तो उसकी वजह से पे बहुत कम इफेक्ट आएगा, राइट। तो ये हो जाएगी आपकी सेंसिटिविटी। नॉइज की बात करें, नॉइज रिड्यूस होगा क्योंकि जो अनवांटेड सिग्नल है वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, आपका जो आउटपुट है वो फीडबैक होके आपको मिल रहा है तो ज्यादा इंप्रूव्ड आउटपुट मिलेगा, नॉइज आपका रिड्यूस हो जाएगा। डिस्टॉर्शन भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टॉर्शन मतलब जो वेवफॉर्म में या जो सिग्नल में गड़बड़े आ रही थी वो चीजें कम हो जाएंगी क्योंकि फीडबैक मिल रहा है, आपको उसके बारे में रिपोर्ट मिल रही है। जब आपको जानकारी मिल रही है कि गड़बड़ है सिग्नल में तो वो फिर आप उसको ठीक भी करो, तो डिस्टॉर्शन भी आपका रिड्यूस होना शुरू। ये कुछ पैरामीटर्स थे जिन पे जो फीडबैक का इफेक्ट था वो कैसे पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए। तो बहुत शॉर्टेड मैनर में मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम इतना ही रखते हैं और एक बार फिर से बता दूं आपका जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। एप्लीकेशन में थर्ड ईयर के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहां से जाके कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। फिर से बता दूं कि पूरे साल का अगर कोर्स लेना चाहते हैं कॉम्बो पैक में तो 8 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, इसकी कॉस्ट आपके लिए बहुत रीजनेबल रखी गई है, आराम से मिल जाएगा। और अगर आप केवल 5th सेम का चाहते हैं तो 5th सेम में भी आपको ये चारों सब्जेक्ट कोर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और गुड लक। आप लोग जो भी एप्लीकेशन से कोर्स को लेना चाह रहे हैं
एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और iOS स्टोर पे भी आपकी अवेलेबल है, ऐप स्टोर। ठीक है, तो आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर। थैंक यू वेरी मच।